हेलो साथियों, मैंने जैसे आपको सिलेबस में ही डिस्कस कर दिया था कि मैं अब हिंदी पढ़ाने वाला हूं और हिंदी का पूरा मैंने पिछले वीडियो में पूरा सिलेबस को समझाया था कैसे कैसे हमें पढ़ना है। आज मैंने पुनः उसी पहला यूनिट पहला चैप्टर स्टार्ट कर दिया है जिसका नाम है क्या, हिंदी वर्णमाला। यानी हिंदी में सबसे पहला चैप्टर हो जाता है वर्णमाला। वर्णमाला के अंतर्गत हम लोग हिंदी में आज ऐसे चैप्टर को पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या आएगा, जैसे कि हिंदी वर्णमाला कि कुछ परिभाषाएं, कुछ अक्षर परिभाषाएं देखेंगे। फिर आगे आएंगे हम लोग स्वर। स्वर जितने भी प्रकार से होते हैं उन सभी स्वरों के प्रकार को देखेंगे। ये मेरी गारंटी कि आप लास्ट तक यदि वीडियो में बने रहेंगे समझ जाएंगे। जैसे यदि किसी इंसान पर विश्वास किया जाता है तो भगवान पर जैसे किसी प्रकार से विश्वास किया जाता है, उसी प्रकार से इस क्लास पर विश्वास करके रखिएगा कि ये लास्ट तक आपको समझ में आ जाएगा। मैं अपनी भगवान से तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना ज़रूर बता रहा हूँ कि यदि आप लास्ट तक जुड़े रहें तो आपको जितने भी पॉइंट लिखे हैं आपको समझ में आ जाएगा। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कहाँ पता है, स्वरों के प्रकार में, उत्पत्ति के आधार पर, जिह्वा के आधार पर, मुख खोलने के आधार पर, होष्टावृत्ति के आधार पर, यहाँ पर दिक्कत आती है। इन सब पहलुओं को देख लेंगे। यह हिंदी का जो क्लास हमारे किस किस एग्ज़ाम के लिए है, जैसे कि जेल वार्डन के लिए, यूपीएसआई के लिए, एमपीएसआई के लिए, राजस्थान पुलिस के लिए, यूपी लेखपाल के लिए, और जेल वार्डन हो गया, सी टेट, सुपर टेट, इन सब एग्ज़ामों के लिए, और जितने भी एग्ज़ाम टेट के होते हैं सभी एग्ज़ाम के लिए यह हिंदी की क्लास है। जहाँ जहाँ भी एग्ज़ाम पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम में हिंदी पूछे जाते हैं। और देखिएगा कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ पाता आएगा। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी व्याकरण में हिंदी वर्णमाला चैप्टर, हिंदी व्याकरण में हिंदी वर्णमाला पहला चैप्टर। पहले वर्ण और अक्षर ध्वनि को समझ लेते हैं। आखिरकार वर्ण क्या है, अक्षर क्या है, ध्वनि क्या है। तीनों शब्द एक ही हैं। वर्ण भी एक है, अक्षर भी एक है, ध्वनि भी एक है। वर्ण बोलना तीनों शब्द एक ही हैं, वर्ण भी एक है, अक्षर भी एक है, ध्वनि भी अलग एक है। लेकिन है क्या वर्ण? वर्ण की परिभाषा कैसे बोलोगे, या ध्वनि की परिभाषा कैसे बोलोगे? बताइए जरा। ध्वनि की सिंपल सी परिभाषा, जो अक्षर लिखने के आधार पर होता है। जैसे लिखेंगे कोई अक्षर को लिखेंगे, वह लिखित रूप ही, ध्वनि का लिखित रूप ही क्या हो जाता है, वर्ण हो जाता है। ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण हो जाता है, जबकि वर्ण का ध्वनि रूप, वर्ण का जो बोलेंगे वही क्या हो जाएगा, ध्वनि हो जाएगी। तो एक तरह समझा जाए वर्ण, अक्षर और ध्वनि तीनों क्या हैं, एक ही हैं साथियों। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे आएगा क्या हमारे पास में, अक्षर। अक्षर मतलब क्या होता है, मतलब नहीं, क्षर मतलब विनाश होना, क्षर मतलब क्षय होना, विनाश होना। मतलब नहीं, यानी जिसका विनाश न हो वही क्या कहलाता है, अक्षर। कहने का मतलब है अक्षर एक ऐसा समूह है, शब्दों का समूह है जो कि एक छोटी यूनिट है, छोटी इकाई है। जैसे परमाणु रहता है, परमाणु छोटी इकाई मान लेते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। इसी प्रकार से शब्द या वाक्य की एक छोटी इकाई जिसको आप तोड़ नहीं सकते, वही क्या कहलाती, अक्षर है। कुल वर्णों की संख्या 52 है। जितने भी वर्ण हैं कितने हैं, 52 हैं। जिसमें से कि 11 स्वर हैं। आप कहेंगे 13 स्वर हैं, नहीं, आई गिनेंगे 13 उठाएगा, जिनका आगे बताऊंगा मैं। लेकिन है कितने, 11। अंग और अह को नहीं लिया जाता है, अंग और अह स्वर में नहीं काउंटिंग किए जाएंगे। अब व्यंजन कितने मालूम है आपको, 33 है। कितने साथियों, 33 है। जबकि संयुक्त व्यंजन 4 है। अभी सबको बताऊंगा संयुक्त व्यंजन क्या होता है, अक्षिप्त व्यंजन क्या होता है। अक्षिप्त व्यंजन 2 हैं और अयोगवाह कितने हैं, 2 हैं। अक्षिप्त व्यंजन में ड और ढ आता है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। और अयोगवाह अभी आगे हेडिंग लिखे हैं यहाँ पर, तो याद हुआ कि नहीं। स्वर 11, व्यंजन 33।
अक्षिप्त वर्ण बोलो बोलो 2, संयुक्त व्यंजन 4, अयोगवा 2। कंफर्म हो गया। अभी आगे बताऊंगा कैसे कैसे होता है, पहले स्वर को समझ लेते हैं। जो स्वतंत्र हो, जो स्वतंत्र हो, जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, किसी की सहायता से न बोला जाए, जैसे अ ई उ ए, तो क्या व्यंजन स्वतंत्र नहीं है भाई? नहीं है। व्यंजन आप स्वरों की सहायता से बोलते हैं, व्यंजन को आप स्वर की सहायता से बोलते हैं। जैसे क बोल रहे हैं, क बोलेंगे तो क अ भी आ रहा है, क अ, देखो क अ आ रहा है, र बोलिए र अ आ रहा है, र आ रहा है ना, स्वर की सहायता लग रही है ना। म अ आ रहा है, बोलकर आप देखिएगा म, वही व्यंजन है। तो अयोगवाह क्या है यार, देख लो। जो न तो पूर्ण स्वर है न ही पूर्ण व्यंजन है, वही क्या है? अयोग है, यानी बीच का। न पूर्ण स्वर है न ही पूर्ण व्यंजन है, वही क्या कहें? अयोगवा। जैसे अंग और अह, अंग और अह, अनुस्वार और विसर्ग। यह अनुस्वार है, इसे बोलते हैं क्या? विसर्ग। अंग और अह, अनुस्वार विसर्ग, यही 2 स्वर नहीं है, वरना तो कुल 13 होते हैं, लेकिन ये दोनों नहीं है। अब एक एक के बारे में पढ़ेंगे। पहले स्वर पढ़ेंगे, फिर व्यंजन। हालांकि व्यंजन अगले वीडियो में होगा, स्वर इस वीडियो में। चाहे जहाँ से क्वेश्चन आए स्वर से बना लेंगे आप, ये मेरी उम्मीद है। स्वर पहले बता देते हैं कौन कौन, ये तो सब जानते हैं। अ आ ए ओ ए ओ अ, और इसी में ऋषि भी आ जाता है ना। लेकिन ऋषि कभी हम लोग आगे कुछ हटाएंगे, कहानी इसकी अलग पिक्चर बनाएंगे। ऋषि को इसे स्वर के व्यंजन की तरफ ले चलेंगे, इशारा करेंगे। देख लेते 11 हो रहा है कि नहीं। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है ना। 2 नहीं है, 2 क्या है? अयोगवा। एक उसमें अनुस्वार, दूसरा विसर्ग। स्वरों को लिखने के आधार पर लिखे कितने हैं? स्वरों को लिखने के आधार पर कितनी संख्या है? लिखे कितने हैं? 11। कितने होंगे भाई साहब? 11 ही होंगे। सब स्वरों की कुल संख्या कितनी है? अरे 11 ही बता रहे हैं ना। कितनी है? 11 है। आ गया। अर्थ के आधार पर अर्थ निकालो जरा। अर्थ के आधार पर स्वरों की संख्या 10 है। एक कहाँ गया? बता रहा हूँ अभी। अर्थ के आधार पर स्वरों की संख्या 10 ठो है। एक कहाँ गायब है? मैंने बताया ना, ऋषि। जब अर्थ निकालेंगे ना, ऋषि री से री आ रहा है, र की तरफ इशारा कर रहा है। वो ऋषि री से री र, वो व्यंजन की तरफ इशारा कर रहा है। हम हमारा अर्थ निकालिएगा तो हम व्यंजन की तरफ जाएंगे, ऋषि कहते हैं। यानी जो री है वो स्वर अर्थ के आधार पर यह इसमें नहीं काउंटिंग होगा स्वर में। जैसे कृषि, इसे अच्छे से लिखते हैं, कृषि। कृषि कृषि लिखते हैं ना, र आ रहा है। र 3-4 प्रकार का बनता है, मालूम है कि नहीं आपको? जैसे कि उर्वरक लिखते हैं, जैसे आप उर्वरक लिखेंगे, एक ए वाला रहता है। प्रकार लिखेंगे, एक ए वाला रहता है और एक ए वाला रहता है, और एक यहाँ पर रहा। तो जैसे देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर जो हमारे पास ऋषि आ रहा था, ऋषि का अक्षर यहाँ पर जो यह क्री, यह जो अक्षर है ये वाला, यहाँ पर कृषि बनने के लिए आ जा रहा है। किसके लिए? कृषि बनने के लिए आ जा रहा है। तो यानी जो यह ऋषि है वह र की तरफ इशारा कर रहा है, अर्थात यह व्यंजन की तरफ इशारा कर। इस प्रकार से यदि अर्थ निकालेंगे तो ऋषि को हम लोग निकाल देंगे। तो कितनी संख्या हो जाएंगी इनकी? मात्र 10 ही संख्या रहेगी। एक बार पुनः फिर रिकॉल करवाएंगे, बने रहिएगा आप लास्ट तक। आगे क्या आ रहा है कि उत्पत्ति के आधार पर, यानी स्वर जब उत्पत्ति हुई, यानी एक तरह से बोला जाए स्वर की उत्पत्ति के आधार पर, स्वर 3 ही प्रकार से बने।
एक छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, और एक प्लुप्त हो गया। बता रहा हूँ उसके कि प्लुप्त क्या है। स्वर 3 प्रकार उत्पत्ति के आधार पर, एक लघु स्वर, एक दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। लघु स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। अब रही बात कि लघु स्वर का मूल स्वर भी कहते हैं और ह्रस्व स्वर बोलते हैं। दीर्घ को गुरु स्वर भी बोल देते हैं। इतनी बात आई समझिए। यानी लघु स्वर को मूल स्वर या ह्रस्व स्वर भी बोला जाता है। लघु स्वर क्या है भाई साहब? जिसमें कम समय लगे बोलने पे। ऐसे स्वर जिसमें कम समय लगे बोले। आप बोलिए, जिसमें कम समय लगे। कम सा लग रहा है। और क्या हो सकता है? ई, आराम से बोलिए। ई, ऊ, ऋषि। ई, ऊ, ऋषि। आगे ऋषि को छोड़ छाड़ देंगे, ठीक ना। ऋषि अभी तक लिए हैं। ये बहुत कम समय लग रहा है। कम समय लग रहा है ना, तो क्या? लघु। कौन सा स्वर? लघु स्वर। लघु मतलब क्या होता है? कम ही होता है ना, ठीक है, लघु स्वर। तो दीर्घ क्या हो जाएंगे? जिसमें ज़्यादा समय लगेगा, जिसमें ज़्यादा समय लगे बोलने में। जैसे आ बोल रहे हैं ना, आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ज़्यादा समय खींच रहा है, जबकि उसमें नहीं। अ, उ, ई, ऋषि। इस प्रकार से। अब प्लुप्त स्वर क्या होते हैं यार, जरा बताओ आप। जैसे बुलाएं, मान लेते हैं कि हम बोल दें, चलो तुम लिखो राम, लिखो जरा। राधा लिखिए, लिख लेंगे आप। ओम, राम। बोल रहा हूँ राम ना, लेकिन ऐसे भी हो सकता हूँ राम, राम, यानी अक्षर को खींच रहा हूँ। ध्यान समझिएगा, अक्षर को खींच रहा हूँ। तो रा लिखे, इसी से अक्षर खींच रहा हूँ ना, प्लुप्त। ये दोनों चिन्ह दिख रहे हैं ना, राम, राधा, राधा। और जैसे ओम लिखना है ना आपको, ओम, यहाँ पे ओम। देखेंगे नहीं लिखे हुए? ऐसा देखे ना आप लोग? जरूर देखे होंगे। यही प्लुप्त स्वर है, जो कि अक्षर को खींचना पड़ जाता है, वही प्लुप्त स्वर है। यानी इसी को दोगुना तिगुना चरगुना हो जा रहा है लघु स्वर का। बातें समझ में आ गई होंगी। लघु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। आगे बढ़ते हैं। जिह्वा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर स्वरों की प्रकार, यानी जीभ के आधार पर, जीभ के आधार पर स्वर। अब भाई जीभ के आधार पर स्वर को बांट दिया गया है। जीभ, अग्र स्वर मध्य में जाएंगे, मध्य स्वर पीछे चले जाएंगे, पश्च स्वर। अग्र, मध्य, पश्च। लगभग जीभ यहाँ तक रहता है ना, यहाँ तक। ये वाला पश्च, ये वाला मध्य, इधर अग्र। इस प्रकार से बांटा गया है। तो अग्र स्वर की बात चलती है। अग्र स्वर जैसे ई, ए, यानी आगे से लगभग बोल दे रहे हैं हम लोग, अग्र स्वर। अब थोड़ा सबको कंपेयर कर लें। मध्य स्वर लगभग यहाँ इधर से आवाज़ आ रही, और पश्च आ बोलिए, यहाँ से कंठ से आवाज़ आ रही है। आ, ओ यहाँ से जीभ से निकल रही। ओ, औ। बातें समझ आ गई? तो जिह्वा के आधार पर स्वर को 3 प्रकार से, अग्र, पश्च और मध्य। अग्र, मध्य, पश्च। अग्र में सिंपल सी बात, ई, ए, ऐ। मध्य में आ, फिर पश्च में आ,
ओ ओ ओ ओ, यहाँ समझ आ रही है। एक प्रकार से हुआ जीवा के आधार पर। साथियों, आप दो टाइप समझ चुके होंगे, उत्पत्ति के आधार पर और जीवा के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर मैंने क्या बताया था, याद करिए, लघु स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जो दीर्घ स्वर है उन्हें दो भागों में बांट दिया गया है। दीर्घ स्वर को दो भागों में बांटा गया है। अब भाई कौन कौन? एक तो है संयुक्त स्वर और एक है आपके पास में मूल दीर्घ स्वर। ये मैंने नहीं बताया, ध्यान उतर गया था। एक मूल दीर्घ स्वर, एक संयुक्त स्वर। जो अ, ई, उ, जो मूल यानी इससे निकले हुए हैं, जैसे अ का आ, ई का ई, उ का उ, यह मूल दीर्घ काला गए। और जो संयुक्त, दोनों साथ साथ में है, संयुक्त स्वर। बातें समझ में आ गई होंगी आपको? क्लियर ना? देखो, मूल दीर्घ, मूल से जो निकले हुए हैं, ये मूल स्वर है। अ का आ, ई का ई, उ का उ, ठीक ना, मूल स्वर। और संयुक्त ए, ऐ, संयुक्त दोनों साथ में। क्लियर हो गया? ये दो स्वर आप क्लियर हो गए होंगे, उत्पत्ति के आधार पर और जीवा के आधार पर। अब आता है मुख खोलने के आधार पर। अब भाई कोई व्यक्ति है, मुख खोलता है कैसे कैसे। एक कोई रहता है, लहा कर बोल देता है, आधा मुंह लगभग ना के बराबर खोलता है, यानी ना नहीं खोला है, समृत। जब न मुख खोले तो उसे समृत बोलते हैं। अब जब मुख बढ़िया अच्छा खासा खोल कर बोले तो क्या बोलते हैं? बोलेंगे विपरीत। क्या बोल देंगे साथियों? विपरीत। मुख खोल लेंगे, होठ के साथ पूरा मुख खोल रहे हैं, मुख खोल रहे हैं, ठीक ना? तो विपरीत मुख खोल दिए, समृत मुख नहीं खोले हैं। खोलने के आधार पर चार प्रकार के स्वर को बांटा गया है। एक, बहुत कम मुख खोले हैं, ना के बराबर मुख खोले हैं, बोल दिए। एक, थोड़ा सा ज़्यादा खोले हैं, बोल दिए। मुख बंद ही किए लेकिन थोड़ा ज़्यादा बंद खोले हैं। और एक पूरा खोल कर बोल रहे हैं, और एक आधा खोल कर बोल रहे हैं। चार प्रकार। तो क्या क्या मैंने क्या बताया? समृत नहीं खोल रहे हैं ना, समृत को मैंने बोला नहीं खोल रहे हैं, मुंह नहीं खुला है, समृत। अर्ध समृत, अर्ध आधा मुख बंद रहे। विपरीत पूरा मुख खुला, अर्ध विपरीत आधा मुख खुला। यही देखिए, समृत बोलते समय लगभग मुख बंद रहता है। जैसे ऐसे अच्छा बोल लीजिए कि मुख बोलने लेकिन बंद है। जैसे लहा को बोल दें ई, ई, उ, हो गया काम, बस। थोड़ा बहुत खुलेगा, ऐसी बात नहीं है, बस हो गया। यही है समृत स्वर, थोड़ा सा मुख खुलना चाहिए। और अर्ध समृत में बहुत थोड़ा सा मुख खुला, बोलते समय लगभग मुख बंद रहता है, बंद सा रहता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा खुला रहता है इसकी अपेक्षा। जैसे आ, बोल दी आराम से। ओ आए, ओ आए, ओ आए, ओ आए, ये किस में आ जाएगा? अर्ध समृत में आ जाएगा, अर्ध समृत। अब आती है विपरीत स्वर में। विपरीत स्वर में पूरा मुख खोलना है, विपरीत स्वर। जैसे आ, समझ आ रहा है ना? आ बोल रहे हैं, आ, पूरा मुख खुला है, आ, ऐसा बोल ही नहीं सकते। ओ, आ बोल कर देखिए, नहीं भाई बोल पाएंगे पूरा बिना मुख खुले हुए। आ। अर्ध विपरीत स्वर में आधा मुख खुला रहता है, आधा मुख खुला रहता है। जैसे आ, आए, ओ, आओ, आधा मुख खुला रहता है। ये पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा। तो अर्ध विपरीत में आधा मुख खुला, ये सब ध्यान दीजिएगा, अच्छे से तैयार करिएगा। अब ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर, ओष्ठाकृति के आधार पर वृत्तमुखी स्वर और अवृत्तमुखी स्वर।
अब ओठ जो है ना, इसके आधार पर बोलना है स्वर आपको। ओष्ठावृत्ति, वृत्ति मुखी, वृत्ति मुखी। जो ओठ है ना, यदि आपका वृत्त के जैसा बन जाए, गोला सा बन जाए, गोला सा बन जाए, वही क्या कहलाता है, वृत्ति मुखी स्वर। और जब गोला सा न बने तब अवृत्ति मुखी स्वर। देखिए जरा, अब बोलो जरा, ओ, देख रहे हैं गोला सा बन गया होगा, ओ ओ ओ अ ना, वृत्तमुखी। और आवृत्तिमुखी में मुख गोला नहीं बनेगा, देखिएगा, अ आ ई ए मुख नहीं, सॉरी, ओठ, ओठ गोला नहीं बन रहा है, ओठ ऐसे गोला बनता है ना, नहीं। इस प्रकार से बांट दिया गया है। चलिए एक बार स्वरों के प्रकार फिर से रिकॉल करा लेते हैं। उत्पत्ति के आधार पर कैसे उत्पत्ति हुई भाई सब, चार उत्पत्ति के आधार स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? लघु स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। लघु स्वर में ऐसे स्वर जो कि बहुत ही बोलने में कम समय लगते हैं। दीर्घ स्वर ऐसे, उदाहरण देखते चलिएगा, ऐसे स्वर जो कि बोलने में बहुत ज़्यादा समय लेते हैं। और प्लुप्त स्वर ऐसे स्वर जिसमें कि वर्ड को बहुत ज़्यादा खींचा जाता है। समझ चुके होंगे ना, जैसे क्री नहीं, ओम, राम, राम, राधा, ऐसे अक्षर को खींच रहे हैं, रा को बहुत ज़्यादा। और दीर्घ स्वर को 2 भागों में बांट दिया गया है, एक संयुक्त स्वर और दूसरा मूल दीर्घ स्वर। उत्पत्ति के आधार पर आगे क्या है, जीभ के आधार पर। जीभ जो है ना, जीभ क्या है, आगे, मध्य, पश्च, 3। आगे से बोले, मध्य से बोले, पीछे से बोल दिए। जैसे आ, ओ, ये पश्च वाला है, और मध्य वाला ओ, और आगे वाला ई ए। और मुख खोलने के आधार पर, यदि मुख खोल रहे हैं तब खोल लें, कोई व्यक्ति पूरा खोलेगा या तो बंद किएगा। यदि बंद, समृत, आधा बंद, अर्धसमृत, पूरा खुला, विपरीत, और आधा खुला, अर्धविपरीत। और होष्ठाकृति, होठ के आधार पर यदि वृत्त के जैसा बनना है वृत्तमुखी, और यदि वृत्त जैसा नहीं बनना है तो अवृत्तमुखी। समझ में आ गई होंगी बातें। ये तो स्वरों का प्रकार था। इधर से भी रिकॉल करा लें, वर्ण क्या है और ध्वनि क्या है। वर्ण का जो बोलने साउंड का रूप ध्वनि है, और ध्वनि का लिखित रूप वर्ण है। और अक्षर अ और छ, अक्षर मतलब जिसका विनाश न हो। और कुल 52, 11 स्वर, 33 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन, 2 अक्षिप्त वर्ण और 2 अयोगवाह स्वर जो भी स्वतंत्र हो बोलने के लिए, स्वतंत्र रूप से बोला जाए। व्यंजन जो स्वरों की सहायता से, और कौन है, एक अक्षिप्त है, यानी अयोगवाह है जो न स्वर हो न व्यंजन हो। और यहाँ पर स्वर लिखे हैं, और लिखने के आधार पर स्वर 11, और कुल स्वरों की संख्या 11 है भी, और वो अर्थ के आधार पर 10 ऋषि को निकाल देंगे, क्योंकि यह ऋषि की ओर रख के इशारा करता है। बाकी तो इतना तो कंप्लीट हो गया साथियों, बस इस चैप्टर में इतना ही था। आई होप कि आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। मैं हट रहा हूँ बगल, स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बनाइए, नोट्स हाथ से लिखिए, तब जा कर के अच्छे से याद हो जाएगा। वैसे अपने मुख से बोलिए, 2 बार 3 बार बोलेंगे तब खुद ब खुद समझ जाएंगे कहाँ से वर्ड आ रहा है। तब तक फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।